So hello everyone. So this is a question from Aditi Vats. Okay. So हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले. So देखो क्या है क्वेश्चन. Show that for a ball projected vertically up from the ground, the distance traveled by it in the last second of its upward motion is a constant independent of its initial velocity. तो जो लोग पहली बार ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, प्लीज वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो. ओके. उसके बाद जस्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं. सो क्या है, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है. हमको शो करना है, एक प्रूफ करना है बेसिकली हमको कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं कोई भी स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ, लेट्स से मैंने यू स्पीड से उसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया. शो दैट फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड from the ground, the distance traveled by it in the last second of its upward motion. So हम सबको पता है ये बॉल ऊपर जाके ऐसे नीचे आने वाली है. हमको ये पता है कि जो उसके लास्ट सेकंड में जो मोशन होने वाला है, उसमें उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम विच वी आर थ्रोइंग द बॉल. बॉल को मैं कोई भी स्पीड से फेंकूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जो लास्ट सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो हमेशा इक्वल आएगा. शो करना है. सो लास्ट सेकंड की बात चल रही है तो हम लोग उसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से देखते हैं कि लास्ट सेकंड की बात चल रही है, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट जो होगा. ओके, लेट्स से ये यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, तो हम सबको पता है कि यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी मैं लिख लेता हूँ 0 मीटर पर सेकेंड. राइट. हमें जब लास्ट सेकंड की बात चल रही है, सो हम लोग एक सेकंड पहले देखेंगे तो बॉल कहीं थोड़ा सा नीचे होगा. ओके, और वहां पे उसकी कुछ स्पीड होगी, लेट्स से दैट स्पीड इज u डैश. ओके, एंड इट इज मूविंग अपवर्ड विथ अ स्पीड u डैश. ओके, अब ये देखोगे तो बहुत सिंपल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो तो हमेशा नीचे होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो g के इक्वल होगी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो की वैल्यू 9.8 और 10 ले सकते हैं. राइट. सो अब क्या करें, ऊपर का टाइम जो लिया होगा वो कितना होगा, 1 सेकेंड. लास्ट 1 सेकेंड की बात चल रही है तो 1 सेकेंड टाइम लिया होगा उसने. ओके, अब सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. तो उससे क्या मिल जाएगा, मुझे u डैश मिल जाएगा. राइट. सो मैं u डैश फाइंड कर लेता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा के. सो v जो है वो तो 0 है. इनिशियल स्पीड उसके लिए मैं u डैश बोल देता हूँ. एक्सेलरेशन को माइनस जी या फिर माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. माइनस इसलिए भी लिया बिकॉज इट इज vertically downward. Acceleration is in vertical downward direction and time is 1 second. 10 को उस तरफ ले जाओगे तो u डैश की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड. मतलब एक सेकेंड पहले हाइट मोस्ट, मतलब जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से पहुंचने के एक सेकेंड पहले उसकी स्पीड जो होगी वो हमें मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड. राइट. सो आप देख सकते हो कि ये स्पीड जो आई वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगी फ्रॉम द इनिशियल स्पीड जिससे मैंने बॉल को थ्रो किया होगा. राइट. अब मैं क्या कर देता हूं, अब मुझे ये डिस्टेंस ढूंढना है. सो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज s, और मुझे अगर ये s को ढूंढना है तो क्या कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s लगा सकता हूँ. इक्वेशन ऑफ मोशन वापस लगा देते हैं. सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u डैश आएगा, u डैश का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 is equals to 2 into acceleration is minus 10 into s. So यहाँ से s में निकाल सकता हूँ कितना, minus 100 divided by minus 20. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. सो आ जाएगा कितना, 5 मीटर. सो चाहे मैं कोई भी स्पीड से फेंकूं, जो उसने लास्ट मोमेंट पे, लास्ट सेकंड पे जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो कितना होगा, 5 मीटर ही होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. अच्छा, अगर मैं g की वैल्यू नहीं पुट करता तो आंसर क्या आ जाता. अगर g की वैल्यू हम पुट नहीं करते तो मैं लिख सकता हूं कि जो u स्क्वायर है वो एक्चुअल में क्या है, हमने g यहाँ पे 10 लिया इसलिए u 10 आया. g 9 पॉइंट लेते इस इक्वेशन में तो देखो 9.8 आता. g को g ले लेते u डैश आता, g के इक्वल आ जाता. राइट. u डैश g के इक्वल आ जाता. सो मैं लिख सकता हूँ कि 100 का स्क्वायर जो है वो बेसिकली क्या है, g स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 जो है वो j क्या है, 2 इंटू माइनस 10 मतलब 2 इंटू जी है.
सो जी स्क्वायर बाई 2g, जी से जी कैंसिल, बेसिकली ये कितना आएगा g/2। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी प्लेनेट से, ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ से फेंके, कोई भी प्लेनेट से अगर हम लोग कोई भी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो independent of the speed, the distance covered in the last 1 second of its vertical motion will always be constant and will be equals to g/2. Okay, chalo, we'll move to the next question. Okay, so this is our next question. The distance traveled by a body in nth second is given by the expression 2 plus 3n. Find the initial velocity and the acceleration. Also find the velocity at the end of 2 seconds. ओके, सो यहाँ पे दिया है nth सेकंड का इक्वेशन दे रखा है। अब अगर सबको पता होगा, एसेंथ करके एक फॉर्मूला हम लोगों ने थियरी लेक्चर्स में देखा था। एसेंथ का फॉर्मूला क्या होता था? u प्लस a/2 इंटू 2n-1, राइट। ये बेसिकली एसेंथ का फॉर्मूला था। अगर ये u प्लस a/2 इंटू 2n-1 ये जो फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा और हम लोग लिखेंगे तो मैं लिख सकता हूँ u प्लस a/2 इंटू 2n करेंगे तो कितना आएगा? an माइनस a/2, राइट। सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं u माइनस a/2 प्लस a इंटू n। दिस इज माई फॉर्मूला। मैंने जस्ट इसको रीअरेंज किया। u माइनस a/2 को अलग से देखते हैं और ये an वाले फैक्टर को अलग से देखते हैं। इस दोनों टर्म को मैं अलग अलग तरीके से स्टडी कर रहा हूँ। सो मैं देख सकता हूँ कि एसेंथ के फॉर्मूला में एक जो पहला टर्म है u माइनस a/2, ये जो टर्म है उसके अंदर क्या है? इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है। कोई भी एक बॉडी की हम बात करें जिसका मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फिक्स हो जाएगा, राइट। सो उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जबकि a इंटू एन जो दूसरा टर्म है, ये टर्म के अंदर क्या है? n मतलब एक वेरिएबल है। यहाँ पे फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, सिक्स्थ में कितना डिस्टेंस कवर किया, लेट्स से 10th सेकंड में कितना कवर किया। तो n की वैल्यू जो है वो मैं वेरिएबल तरीके से ले सकता हूँ और वो चेंज होती रहेगी। हमको जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर दे रखा है कि टेंथ का जो फॉर्मूला है वो दे रखा है 2 + 3n, राइट। सो अगर मैं एसेंथ के जनरल फॉर्मूला और एसेंथ का जो गिवन फॉर्मूला है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, तो कंपेयर करने पे क्या पता चलेगा? सो कंपेयर करने पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो u माइनस a/2 है उसकी वैल्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे गिवन इक्वेशन में a के साथ मल्टीप्लाइड किया है, 3 मल्टीप्लाई किया है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 के इक्वल आ जाएगी। सॉरी, ऊपर मैंने 3 लिख लिया गलती से। u माइनस a/2 जो है वो कंपेयर करने पे 2 आएगा और a जो है वो 3 के इक्वल आएगा, राइट। सो a की जो ये वैल्यू आई वो मैं ऊपर वाले फॉर्मूला में लिख लेता हूँ, u माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 2। सो u की वैल्यू आ जाएगी 2 + 3/2 which is equals to 4 + 3 7/2। सो मुझे इनिशियल वेलोसिटी मिल गई इस क्वेश्चन में, और क्या मिल गया? एक्सेलरेशन मिल गया। इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 7/2 मीटर पर सेकंड एंड मेरा एक्सेलरेशन जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्टिकल स्पीड एंड एक्सेलरेशन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो ये तो हमने निकाल लिया। आल्सो फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। सो एट द एंड ऑफ 2 सेकंड पूछा है वेलोसिटी। सो यहाँ पे जो मोशन होने वाला है वो कैसा हो रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है। और अब मैं एट द एंड ऑफ 2 सेकंड वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? v = u + at लगा सकते हैं। सो आई कैन यूज v = u + at। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली है, 7/2 है। एक्सेलरेशन कितना है? सो एक्सेलरेशन हमारा 3 है एंड टाइम जो दे रहा है वो 2 सेकंड दे रखा है। सो 7/2 + 3 × 2 which is 6। 7/2 + 6, 6 2 are 12, 12 + 7, सो 6 2 are 12 हो जाएगा एंड 12 + 7 तो आ जाएगा 19/2, राइट। समझ में आ रहा है? 19/2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। ओके, गॉट इट? चलो, okay, so this is our next question. A cannon fires a shell with a speed of 84 meter per second.
When the cannon is inclined at 45 degree, the horizontal distance covered is observed as 630 meter. What is the percentage decrease in the horizontal distance observed due to air resistance? So this is a completely different question. बहुत ही अलग क्वेश्चन है ये, राइट? बिकॉज अभी तक हम फिजिक्स के अंदर एयर रेजिस्टेंस को हमेशा नेग्लेक्ट करते थे, कभी भी एयर रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कशन कभी नहीं करते थे, बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस की इफेक्ट क्या होने वाली है, राइट? सो हम लोगों को बेटा एयर रेजिस्टेंस को किस तरह से डील करना है वो तो पता ही नहीं है, राइट? सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा देखते हैं। चलो क्वेश्चन में क्या दिया है, अ कैनन फायर्स अ बॉल विथ अ स्पीड ऑफ 84 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल छोड़ रही है कैनन, उसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है 84 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड द एंगल at which the cannon ball is projected is 45 degree. Okay, 45 degree पे हम लोग फेंक रहे हैं। When the cannon is inclined at 45 degree, the horizontal distance covered is observed as 630 meter. So बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, हमेशा मैं कहता हूँ क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही सब चीज छुपी हुई होती है, राइट? सो इस क्वेश्चन में सबसे की वर्ड जो है दैट इज ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड का मतलब हमको पता चला कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 630 मीटर है। मतलब ये प्रैक्टिकल मैंने किया, ये कैनन बॉल को छोड़ा और वो प्रैक्टिकली कहाँ जा रही है, 630 मीटर पे जा रही है। सो प्रैक्टिकली 630 मीटर पे जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जब यहां तक पहुंच रही है, सो ये डिस्टेंस प्रैक्टिकली कितना आया, 630 मीटर आया। सो 630 मीटर प्रैक्टिकल डिस्टेंस कवर हुआ, मतलब ये एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करके मेरा डिस्टेंस आ रहा है 630 मीटर, राइट? ये एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करके मेरा आ रहा है आंसर 630 मीटर। थी जो होती है फिजिक्स के अंदर, जो भी थियरी पढ़ाई है हमने अभी तक, उसके अंदर हमेशा क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, विच मीन्स थियोरेटिकली अगर मैं 45 डिग्री एंगल पे और 84 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई एक कैनन बॉल को फेंकता, तो थियोरेटिकली वो क्या करता, ऑब्वियसली बात है, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या होता, एक लार्जर डिस्टेंस कवर करता, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज डी, ओके? सो ये डिस्टेंस मुझे अगर थियोरेटिकल पता चल जाए और प्रैक्टिकली मेरा डिस्टेंस आ रहा है 630, तो उससे मैं निकाल सकता हूं कि एयर रेजिस्टेंस ने कितना इफेक्ट किया प्रैक्टिकल लाइफ में। आ रहा है समझ में, राइट? राइट, सो बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, 45 डिग्री के एंगल पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो इफ यू नो द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर रेंज, द डिस्टेंस कवर्ड इज नोन एज रेंज। सो अगर तुम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो वो होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर रेंज। चलो अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये फॉर्मूला हमें पता है तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, बट चलो हम लोग करते हैं कि भाई ये हमें फॉर्मूला नहीं पता, ये हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, ये 11th का टॉपिक है, तो बेसिक फॉर्मूला मुझे नहीं पता, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, तो हम इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो किस तरह से डिराइव होता है वो देखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग जो मोशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट मोशन इज नोन एज 2D मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक टाइप का 2D मोशन है। 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या है, हमेशा 1D मोशन पढ़ा है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल मोशन होता है, 1D मतलब 1 डायमेंशनल मोशन होता है। सो अगर मुझे 2D मोशन की बात करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 2D मोशन को 2 1D मोशन में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? सो ये जो 2D मोशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इन दोनों में मैं डिवाइड कर देता हूँ, विच मीन्स कि ये जो बॉल जा रहा है उसकी स्पीड जो 84 मीटर पर सेकेंड एक पर्टिकुलर कोई इंक्लाइन डायरेक्शन में है, 45 डिग्री के डायरेक्शन में है, उसको मैं 2 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। एक पार्ट होगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दूसरा पार्ट होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, ओके? इसको हम वेक्टर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। अगर आप लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा तो आप वेक्टर पहले पढ़िए, उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर और ज्यादा डिस्कस या फिर इसको ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नहीं पढ़ा है तो कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। चलो सो बेसिकली क्या है, वेलोसिटी जो दे रखी है वो 45 डिग्री के एंगल पे 84 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, राइट? इसके मैंने 2 पार्ट्स कर दिए, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट, दूसरा एक वर्टिकल पार्ट, और इन दोनों को मैं इंडिपेंडेंटली डिस्कस करूंगा,
राइट। सो जो वर्टिकल पार्ट है एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसकी वैल्यूज कितनी आएगी। तो अगर मान लो ये थीटा है, सो वी ऑल नो दैट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर हमको पता है, सो कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल जो थीटा होता है उसके सामने परपेंडिकुलर, ओके, उसके बाजू वाले जो साइड होती है उसको बेस कहते हैं, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज, राइट। वी ऑल नो दैट साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। सो सेम चीज में अगर ये 84 मीटर पर सेकेंड वाले जो स्पीड है उसके अंदर लगाऊं, ये वर्टिकल कंपोनेंट मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इन वर्टिकल कंपोनेंट, और ये मैं बोल देता हूँ वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वीवी एंड वीएच से डिनोट कर दिया, राइट। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूं तो साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड यहाँ पे वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल वेलोसिटी हाइपोटेन्यूज व्हिच इज 84, राइट। सो वी कैन राइट वेलोसिटी which is in vertical direction, इसको हम y से भी डिनोट कर सकते हैं बिकॉज x एंड y एक्सिस जो होते हैं, x एक्सिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल, y एक्सिस फॉर वर्टिकल। सो मैं v और vh की जगह पे दूसरे की यूज कर सकता हूँ, आई कैन राइट vy एंड vx, ओके। सो हम लोग ये यूज कर देते हैं। सो vy कितना आएगा, vy विल बी 84 टाइम्स sin 45, थीटा इज गिवन एज 45, राइट। सो 84 sin 45 आ जाएगा, sin 45 होता है 1/√2, सो 84/√2 ये तुम्हारी वेलोसिटी आ गई इन वर्टिकल डायरेक्शन। सिमिलरली cos थीटा का अगर यूज करेंगे, cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड विच इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन डिवाइडेड बाय 84। सो यहाँ से हमारी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आ जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगी वेलोसिटी कितनी, 84 into cos 45, cos 45 is also 1/√2, so ये आ जाएगा 84/√2, राइट। सो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया वेलोसिटीज को, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, अगर वर्टिकल डायरेक्शन की हम बात करें तो ये बॉल जब टोटल मोशन कर रहा है, यहां से ये जब आके यहां तक ऐसा मोशन कर रहा है, इस टोटल मोशन में अगर मैं सिर्फ अब इसको वर्टिकल में डिवाइड कर दूं, सो आई कैन से vertically, so yes, vertically ये जो बॉल है वो बेसिकली डाउनवर्ड जर्नी हुई, ये कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या बोल सकता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसा स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है उस पे क्या कोई फोर्स लग रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई फोर्स नहीं लगने वाला, राइट। यहाँ पे मैं एयर रेजिस्टेंस को क्या बोल रहा हूँ, नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ओके। अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ कोई फोर्स लगता, बट अगर मैं अभी थियोरिटिकली एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देता हूँ तो क्या आएगा, वर्टिकल मोशन जो होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा। एंड वी ऑल नो दैट जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक सिंपल फॉर्मूला स्पीड का यूज कर सकते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब, राइट, ओके। और अगर मान लो हम लोग बात करें अपवर्ड मोशन की, जो वर्टिकल मोशन हो रहा है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो वो नीचे क्यों आ रहा है बॉल, सो बॉल नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये जो मोशन हो रहा है वर्टिकल मोशन जो हो रहा है उसको मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रैवल हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने लिख लिया, सॉरी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, वर्टिकल जो है वो, राइट। सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन करेगा तब क्या होता है, तब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, राइट। सो वर्टिकल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर वर्टिकल मोशन आई कैन राइट v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब यहाँ पे वर्टिकल के लिए मैंने y यूज किया है, तो vy इज इक्वल्स टू uy प्लस एक्सेलरेशन आ जाएगा g,
और वो माइनस जी लगाएंगे बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. सो आई कैन से दैट वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू टी. राइट, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा. सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस जो है उसको मैं बोल सकता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी एस होगा वो अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. और जो थर्ड इक्वेशन था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस, उसको मैं लिख सकता हूँ वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी इंटू एस वाई. राइट, और एक माइनस आगे लग जाएगा बिकॉज जी इज नेगेटिव. राइट, सो ये जो इक्वेशन लिखे वो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे, बट ये याद रखना ओनली फॉर वर्टिकल डायरेक्शन. मतलब मैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी में वी की वैल्यू 85 नहीं रखूंगा, सॉरी 84 नहीं रखूंगा, बिकॉज 84 जो है वो स्पीड है इन इंक्लाइन डायरेक्शन. ये वर्टिकल की बात चल रही है, तो मैं क्या लिखूंगा 84 बाय रूट 2, ये मेरा यू वाई हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी. आ गया समझ में यहाँ तक? चलो, सो हम लोग अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं कि बॉल का वर्टिकल मोशन हो रहा है, वो नीचे से ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आया. तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना किया वर्टिकल डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट कितना वर्टिकल डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट एस वाई जो है वो कितना किया? सो आई कैन राइट कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया. अगर मैं इनिशियल से फाइनल तक के लिए गिनूं तो मैं बोल सकता हूं कि वर्टिकल में बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया. क्यों? बिकॉज वर्टिकली वो जिस लेवल पे था ऊपर जाके वापस उसी लेवल पे आ रहा है. तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एस वाई जो है दैट इज 0. ओके, सो आई कैन राइट एस वाई इज 0 मीटर. इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन यू वाई, इसको मैं यहाँ पे जो वी वाई लिखा था उसको मैं बोल सकता हूँ कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 84 बाई रूट 2. ये उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगी. और दूसरा जो जी है उसको हम लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे जी को मैं 9.8 सॉरी जी को मैं माइनस 9.8 इसलिए नहीं लिया बिकॉज मैंने इक्वेशन में ही जी की नेगेटिव वैल्यू आगे लिख ली थी. ओके, नेगेटिव साइन जो आगे लिखा था वो माइनस ऑलरेडी मैंने कंसिडर कर लिया है, दैट्स व्हाई मैंने सिर्फ 9.8 लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो. अब हम लोग इसके लिए यूज कर लेते हैं एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ टी स्क्वायर. एस वाई कितना है 0 इज इक्वल्स टू यू वाई कितना है 84 बाई रूट 2 टाइम्स टी माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू स्क्वायर. टी को उस तरफ ले जाता है, सो 84 बाय रूट 2 टाइम्स टी इज इक्वल्स टू 9.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी स्क्वायर. टी से टी एक बार कैंसिल हो गया, विच मीन्स जब टाइम 0 था तभी भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 आएगा. सो टी से टी एक बार मैंने कैंसिल कर लिया. सो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब 2 उस तरफ चला जाएगा, 9.8 नीचे जाएगा. सो 84 बाय रूट 2, ये तो ऑलरेडी था, 2 ऊपर जाएगा, 9.8 नीचे आ जाएगा. राइट, सो 84 इसको मैं लिख सकता हूँ 84 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई 9.8. सो ये करोगे तो आएगा 12.12. टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से 12.12 सेकेंड्स. इतने टाइम में बॉल जो है वो ऊपर जाके तुरंत वापस नीचे भी आ गया होगा. ओके, यहाँ तक आई होप सबको अंडरस्टैंड हो रहा है, कोई डाउट नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं. ओके, अब मैं देखता हूँ कि भाई जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब जा रहा है, क्योंकि मुझे डिस्टेंस चाहिए, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जो जा रहा है उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कांस्टेंट रहने वाली है बिकॉज हॉरिजॉन्टली उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा. एयर रेजिस्टेंस को मैंने नेगलेक्ट किया. तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए क्या करेंगे? सो आई कैन राइट फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन आई कैन यूज इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, vx बोल देते हैं, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, बिकॉज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं बिकॉज वेलोसिटी क्या है vx इज कांस्टेंट. ओके, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी. मैंने v को कांस्टेंट नहीं बोला. जो 84 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो वो तो ऑब्वियस सी बात है चेंज होती रहेगी, बट जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा उतने का उतना रहेगा. सो vx कांस्टेंट रहेगा, दैट्स व्हाई आई कैन यूज vx इज इक्वल टू d by t. सो यहाँ से मैं d को क्या लिख सकता हूँ
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 84/√2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम को अगर देखो हम लोग लिख सकते हैं, वही लिखेंगे अगर, तो कितना आएगा 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 9.8। अगर मैं 12.12 डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखूं तो इस तरह से लिख सकते हैं। सो √2 एंड 2 ये कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस कवर्ड विल बी 84 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.8, राइट। इसी चीज को तुम सिंपली भी कर सकते हो अगर तुम्हें रेंज का फॉर्मूला पता हो। अगर तुम 11th स्टैंडर्ड में होते तो रेंज का फॉर्मूला भी तुम्हें पता होता। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, u² sin 2 थीटा बाई g। अगर इसके अंदर भी वैल्यू पुट करोगे u², इनिशियल स्पीड मतलब ऊपर वाली जो स्पीड इनिशियली जो स्पीड है 84 इंटू 84 sin 2 थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, sin 2 थीटा तो हो जाएगा sin 2 times 45, 2 times 45 is 90 डिवाइडेड बाई g is 9.8। तो वापस वही आ गया, sin 90 की वैल्यू 1 होती है 84 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 9.8 जो हमने अभी डिराइव किया। इसकी वैल्यू करोगे तो आएगा 720 मीटर। आ रहा है समझ में सबको। सो ये जो डिस्टेंस कवर्ड आया दैट विल बी इज इक्वल्स टू 720 मीटर, 720 मीटर। ओके, ये डिस्टेंस कवर किया थियोरेटिकली, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई प्रैक्टिकली जो मैंने फेंका कैनन बॉल को तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 630 मीटर, और जो थियोरेटिकली मैंने बॉल को जब फेंका तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 720 मीटर। ओके, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकल में डिफरेंस क्या है, प्रैक्टिकली एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट किया है, सॉरी प्रैक्टिकली हम लोगों ने एयर रेजिस्टेंस आएगा, बट थियोरेटिकली क्या हो जाएगा, थियोरेटिकली हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कि भाई अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो 720 तक जाता, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस वो 630 तक ही गया। ओके, तो यही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्जर्व्ड ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। सो अब मैं परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालता हूं, तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है बेटा, कहीं पे भी कोई भी चीज का परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो क्या करना है, डिक्रीज जो चेंज आया वो डिवाइडेड बाय उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो, ओके, इनटू 100, ये होता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। सो यहाँ पे जो हमने कर लिया है वो हटा देता हूं, राइट। और अब डिस्कस करते हैं कि परसेंटेज चेंज कितना है रेंज में। सो आई कैन राइट परसेंटेज चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज भी कहते हैं। ओके, ये 11th स्टैंडर्ड में तुम लोग पढ़ोगे। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू जो चेंज आ रहा है वो, मतलब कि 720 अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो, एयर रेजिस्टेंस है तो कितना आ गया 630, तो जो चेंज आया बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस वो कितना आया 720 माइनस 630 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, सो डिवाइडेड बाय हम करते हैं जो ओरिजिनल डिस्टेंस है। ओके, ओरिजिनल मतलब जब एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया वो वाला, तो एयर रेजिस्टेंस को जब कंसीडर नहीं किया तो 720 आएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो आएगा 90 डिवाइडेड बाय 720, 0 से 0 कैंसिल। ओके, और ये इंटू 100 जब करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 12.5 परसेंटेज। सो बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस 12.5 परसेंटेज का चेंज आया इन हॉरिजॉन्टल रेंज। आ गया समझ में? आई होप आप सबको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया, राइट। अदिति तुम्हें भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अदिति ने ये क्वेश्चंस दिए थे विच इज वेरी गुड क्वेश्चंस, और मैं चाहता हूं कि सभी लोग 9th स्टैंडर्ड में हो आप या फिर 11th स्टैंडर्ड में हो, फिर भी आप क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो, राइट। चलो बाय बाय।